तो बात हो रही है होर्मुज जलडमरू मध्य की। ये बस एक छोटा सा समुद्री रास्ता है, पर इस वक्त पूरी दुनिया में इसी की वजह से हलचल मची हुई है। चलिए आज इसी संकट को परत दर परत समझने की कोशिश करते हैं। जरा सोचिए, सिर्फ 21 मील का एक रास्ता और उसने पूरी दुनिया की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है। जो जानकारी हमारे सामने है वो बताती है कि होर्मुज में जो कुछ भी हो रहा है उसका सीधा असर दुनिया भर में ऊर्जा की कीमतों और सप्लाई चेन पर पड़ रहा है। हम इसे कैसे समझेंगे? देखिए, सबसे पहले हम जानेंगे कि ये संकट असल में है क्या। फिर देखेंगे कि दुनिया भर का व्यापार इससे कैसे जुड़ा है। इसके बाद इसमें शामिल बड़े देशों की रणनीतिक चालों को समझेंगे और फिर अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों पर इस सोर्स का क्या नजरिया है वो देखेंगे। और सबसे आखिर में पहुंचेंगे इसके सबसे दमदार और चौंकाने वाले तर्क पर। तो आखिर हो क्या रहा है वहाँ? देखिए, रिपोर्ट्स ये बता रही हैं कि ईरान ने उस समुद्री रास्ते में माइंस बिछा दी हैं, जिससे वो रास्ता एक तरह से बंद हो गया है। और ये बात इतनी बड़ी क्यों है? वो इसलिए क्योंकि दुनिया का लगभग 25% तेल, यानी हर 4 में से 1 तेल का टैंकर इसी पतले रास्ते से होके गुजरता है। तो जाहिर है, अगर यहाँ ट्रैफिक रुका तो पूरी दुनिया पर असर पड़ना तय है। अब इस संकट के पूरे असर को समझने के लिए हमें ये समझना होगा कि ये जो ग्लोबल ट्रेड का पूरा सिस्टम है ये काम कैसे करता है और इसमें कौन कौन से जहाज शामिल हैं। तो सबसे पहले आते हैं बल्क कैरियर्स। ये वो बड़े बड़े जहाज हैं जो कच्चा माल ढोते हैं, जैसे अनाज, कोयला या सीमेंट, मतलब खुला सामान। फिर आते हैं कंटेनर शिप्स। जैसा नाम से ही जाहिर है, ये बड़े बड़े कंटेनरों में पैक किया हुआ सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। और ये देखिए, VLCC यानी वेरी लार्ज क्रूड कैरियर्स। ये विशालकाय टैंकर कच्चा तेल लाते हैं और सोर्स के मुताबिक हमारे घरों में जो रसोई गैस सिलेंडर इस्तेमाल होता है ना, उसकी LPG गैस भी इन्हीं में आती है। और अब ये सब वहाँ फंसे हुए हैं, जिससे गैस की किल्लत हो रही है। और आखिर में है LNG कैरियर्स। ये खास तरह के टैंकर होते हैं जो गाड़ियों और इंडस्ट्री के लिए नेचुरल गैस को बहुत ही ठंडे लिक्विड फॉर्म में ट्रांसपोर्ट करते हैं। एक मजेदार बात यह है कि चाहे गाड़ियों में डलने वाली CNG हो, घरों में पाइप से आने वाली PNG हो या फिर इन जहाजों में लाई जाने वाली LNG, ये सब एक ही चीज से बनती हैं, नेचुरल गैस। बस इनके रूप अलग अलग होते हैं। अच्छा, हम सब खबरों में सुनते हैं कि तेल की कीमत इतने डॉलर प्रति बैरल हो गई। तो ये बैरल होता क्या है? इसका सीधा सा मतलब है 159 लीटर तेल वाला एक ड्रम। चलिए अब इस मामले के रणनीतिक पहलू पर आते हैं। देखते हैं कि कैसे ये पूरा संकट एक जियोपॉलिटिकल चेस का गेम बन गया है। तो सोर्स हमें एक पैटर्न दिखाता है। जब भी सऊदी अरब या UAE जैसे देशों ने इस रास्ते का कोई विकल्प यानी कोई पाइपलाइन बनाने की कोशिश की, तो ईरान ने कथित तौर पर उसे तबाह कर दिया। और जब अमेरिका ने धमकी दी तो ईरान ने भी जवाब में पूरे खाड़ी क्षेत्र के तेल डिपो को उड़ाने की धमकी दे डाली। लेकिन ये कहानी सिर्फ तेल और धमकियों की नहीं है, इसका एक मानवीय पहलू भी है। ये कहानी उन भारतीय किसानों की भी है जिनकी फल और सब्जियां अब मिडिल ईस्ट के बाजारों तक नहीं पहुंच पा रही और खेतों में ही सड़ रही हैं। और यहीं से ये पूरा विश्लेषण एक नया मोड़ लेता है। अब बात सिर्फ लॉजिस्टिक्स की नहीं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय गठबंधनों और भारत की स्थिति की होने वाली है। सोर्स अमेरिका और भारत के रिश्ते पर एक सीधा सवाल खड़ा करता है। क्या ये दोस्ती है या बॉस बनने का प्रयास? फैसला हमें खुद करना है। मतलब, क्या अमेरिका एक दोस्त की तरह बर्ताव कर रहा है या एक बॉस की तरह? इस तर्क को साबित करने के लिए 2 पाइपलाइनों का उदाहरण दिया गया है। एक पाइपलाइन थी ईरान, पाकिस्तान, भारत। ये छोटा और सीधा रास्ता था, लेकिन कहा जाता है कि अमेरिकी दबाव में इसे रद्द कर दिया गया। वहीं दूसरी तरफ तापी पाइपलाइन, जो कहीं ज्यादा लंबी और अस्थिर इलाकों से गुजरती है, उस पर काम आगे बढ़ गया। एक और अहम दलील इस नंबर के इर्द गिर्द घूमती है, 12%। सोर्स के मुताबिक ईरान ने भारत को तेल पर 12% की छूट ऑफर की थी, जिसे कथित तौर पर अमेरिकी दबाव के चलते ठुकरा दिया गया। बात सिर्फ डिस्काउंट की नहीं थी, ईरान ने इसके अलावा भी कई फायदे दिए थे, जैसे 60 दिन का क्रेडिट, यानी माल बेचने के बाद पेमेंट करो, ट्रांसपोर्टेशन और इंश्योरेंस का भी कोई चार्ज नहीं, और सबसे बड़ी बात, पेमेंट भारतीय रुपए में करने की सुविधा। ये सब ऐसी चीजें थी जो भारतीय अर्थव्यवस्था को बहुत फायदा पहुंचा सकती थी। ये विश्लेषण इतिहास को भी एक नए नजरिए से देखता है।
इसका तर्क है कि ईरान की मौजूदा सरकार कश्मीर जैसे मुद्दों पर भारत की समर्थक रही है, जबकि क्रांति से पहले की जो अमेरिका समर्थित सरकार थी उसका रवैया भारत के खिलाफ था। और ये सारी बातें हमें इस सोर्स के सबसे आखिरी और सच कहूँ तो सबसे चौंकाने वाले तर्क तक ले आती हैं। तो इसका निचोड़ ये है कि इस वक्त जब अमेरिका, पाकिस्तान और उनके सहयोगी देश इस संकट में उलझे हुए हैं, उनका ध्यान बटा हुआ है, तो भारत के लिए एक बहुत ही खास और सुनहरा मौका बन गया है। और ये विश्लेषण खत्म होता है एक सीधे एक्शन के आह्वान के साथ। यदि आप अपनी संस्कृति को बचाना चाहते हैं तो अपने शास्त्र उठाएं, और यदि आप देश को बचाना चाहते हैं तो अपने शस्त्र उठाएं। मतलब साफ है, ये कहा जा रहा है कि यही वो सही वक्त है जब भारत को सैन्य बल का इस्तेमाल करके पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को वापस ले लेना चाहिए। और ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पे लाकर छोड़ देता है। जब भी हम ऐसे जटिल वैश्विक संघर्षों को देखते हैं तो ये कैसे तय करें कि जो हमें दिखाया जा रहा है उसमें कितनी हकीकत है, कितनी रणनीति है और कितना किसी एक पक्ष द्वारा अपने फायदे के लिए गढ़ी गई एक कहानी है।